अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू पेरिस ओलंपिक्स 2024 स्पेशल शो। मैं हूँ फातिमा सलीम। खिलाड़ियों के भरपूर एक्शंस और नए रिकॉर्ड्स बनाने की चाहत, मेडल्स की कोशिश, हर खिलाड़ी दे रहा है अपनी बेस्ट एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे गोल्स भी मिल रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स में हो रहा है ये सब कुछ। और विमेन 100 मीटर प्रीलिमिनरी राउंड में पाकिस्तान की फाइका रियाज प्रीलिमिनरी राउंड के दूसरे हीट में छठे नंबर पर रही है और फाइका रियाज अगले राउंड तक क्वालिफाई करने में नाकाम नहीं रही। बट डोंट वरी, गुड लक नेक्स्ट टाइम। और एक बार फिर मेडल्स की दौड़ में चाइना है सबसे आगे, दे आर अनस्टॉपेबल। पेरिस ओलंपिक्स के छठे रोज़ चाइना ने 11 गोल्ड मेडल्स के साथ वो अभी भी टॉप पोजीशन पे है। ओलंपिक्स में मेडल्स पे जीतने पर IOC जो है कोई इनामी रकम नहीं देता है, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक जो है वो अपनी एथलीट्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त इनाम देते हैं और बहुत सारे ऐलान भी करते हैं। सो विल टेल यू मोर अबाउट दैट। मगर सबसे पहले अपने गेस्ट से इंट्रोड्यूस का आपको करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अतीकुर रहमान और टाइक्वांडो के ग्रैंड मास्टर नजम खान। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आपने हमें ज्वाइन किया। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड बोंजोर, बिकॉज़ दैट्स ओनली हम फ्रांस। ओह नो, आई डोंट नो व्हाट यू सेइंग बट आई प्रिटेंड कि मुझे आता है, बट मुझे फ्रेंच इतनी आती है। बट नेक्स्ट टाइम आप ओलंपिक्स में आपके कोई होंगे स्टूडेंट्स तो फिर मैं फ्रेंच होंगे पेरिस वगैरह में तो मैं फ्रेंच ज़रूर सीखूंगी। बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग बात करें थोड़ी पाकिस्तान एथलीट्स की अपडेट, अक्सर लोग हमसे मांग रहे होते हैं, सो जस्ट अ क्विक अपडेट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। अच्छा, आपको ये तो बता दिया अभी हमने कि फाइका रियाज जो है शी डिड नॉट क्वालिफाई। 12.49 सेकंड्स में उन्हें 100 मीटर रेस अपनी फिनिश की थी एंड शी केम 6th, राइट। सो ये हम अतीक पे इनके बारे में भी बात करेंगे। उसके साथ साथ अब जो है कशमाला जो हमारी शूटर है, शी ऑल्सो डिड नॉट क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड, शी इज़ आउट इन अ वे एज वेल। और अब जो है सब नज़रें हैं जिनसे मेडल्स की उम्मीद है वो हैं GM बशीर, हमारे शूटर, जिनका वो कम्पीट करेंगे August 4 को। और फिर जैवलिन थ्रोअर जिसके बारे में हर कोई बात करे, दैट्स अरशद नदीम, और उनका इवेंट स्टार्ट होगा August 6 से। सो ये सब हमने फोकस करना है। बट अतीक, आपके पास हम लोग आते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट फाइका। जी फातिमा, 7 में से 5 एथलीट्स का सफ़र जो है पेरिस ओलंपिक्स में वो तमाम हुआ और आज कशमाला भी जो है वो फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। फाइका भी जो है वो 100 मीटर के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी। और फाइका का जिस तरह का रिकॉर्ड जो रहा 100 मीटर की टाइमिंग वो 12.49 रहा और जो लिखा आ रहा है वो पर्सनल बेस्ट। बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं कि फाइका का पर्सनल बेस्ट कैसे हो गया। अटक में जो चैम्पियनशिप हुई थी उसमें तो 11.9 था। उसमें फ़र्क ये हो रहा है कि जो यहाँ पर हुई थी फातिमा, उसका जो है वो मैनुअल रिकॉर्ड हुई थी। हमारे पास ऑटो रिकॉर्ड उसका जो है वो नहीं था, तो वो मैनुअल रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन पेरिस में जो है वो आपको मालूम है डिजिटल ऑटो रिकॉर्ड हुआ है वहाँ पे। और ये फाइका पहली दफ़ा कोई इंटरनेशनल रेस में पार्टिसिपेट कर रही थी, तो इस वजह से उनका ये जो है 12.49 का जो टाइमिंग आई है ये उनकी पर्सनल बेस्ट जो हो गई, क्योंकि पहली दफ़ा पार्टिसिपेट कर रही थी तो इनका ये पर्सनल बेस्ट हो गई। तो ये पाकिस्तान के 7 में से 5 एथलीट का सफ़र ख़त्म हुआ, अब सिर्फ 2 रह गए जिस तरह आपने कहा, एक गुलाम मुस्तफ़ा बशीर और दूसरे अरशद नदीम। राइट। सो ठीक है, बट मैं ये ज़रूर एक्चुअली वही सवाल बन रहा था उसी वक्त कि अगर आप चाह रहे हो कि आपके जो एथलीट्स हैं ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करें अतीक, तो फिर आपके पास क्यों नहीं ये डिजिटल या ये 2024 में हम रह रहे हैं तो अपग्रेडेड चीज़ें क्यों नहीं? आई मीन दैट्स वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क। फातिमा, बिल्कुल बात ऐसी है। दरअसल कुछ ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन इनके दरमियान भी, क्योंकि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने बैन किया हुआ है एथलेटिक फेडरेशन को, तो एथलेटिक फेडरेशन बराह रास्त जो है वो इंटरनेशनल से ही जो है एफिलिएशन है। तो उनके पास जो चीज़ें हैं, हमने यहाँ नेशनल गेम्स में जो कोयटा में हुए थे वहाँ भी हमने देखा था कि जो है वो मैनुअल जो है वो टाइमिंग रिकॉर्ड हो रही थी और ऑटो रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं हो रही थी। हालांकि ऑटो रिकॉर्ड होना चाहिए कि पर्सनल बेस्ट क्या होता है क्या नहीं होता, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन हमें इस पर हमारे एथलीट्स को या खिलाड़ियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। सिस्टम ही हमारा कुछ ऐसा हुआ है कि फातिमा, हम इन खिलाड़ियों को क्या दोष दें या क्या इनको जिम्मेदारी इनके ऊपर डालें। फाइका ने दौड़ती बहुत अच्छी नज़र आई, पार्टिसिपेट किया, ये इस पॉइंट तक हद तक बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम कहें कि भाई फ़ाइका ने क्या किया, फ़ाइका बहुत ही नाकाम रही, ऐसे एथलीट को भेजने से क्या फ़ायदा था, या हमारी स्विमर जो हैं वो बिल्कुल जो है नाकाम रहे, आखिरी नंबर पर रहीं। हमारा सिस्टम ही ऐसा है फातिमा, ना बना हुआ है इस तरीके से एकेडमीज़ हैं, ना हम उस तरह फोकस करते हैं, ना उस तरह तैयारी करते हैं। हम तो आखिरी
3 महीने 4 महीने पहले तैयारी करते हैं, किसने क्वालिफाई किया है ठीक है उसको ले जाएंगे, नहीं क्वालिफाई किया वाइल्ड कार्ड एंट्री पे ले जाएंगे। तो इस तरह तैयारी नहीं होती। दीगर कंट्रीज़ जो हैं वो आज ओलंपिक खत्म हुए तो आज से उनकी तैयारी शुरू हो जाएगी। अगले 4 साल के लिए जी। एक गेम के एक खिलाड़ी की नहीं 4-4 6-6 खिलाड़ी वो उनके तैयार करते हैं। दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। नजीर साहब आपने भी हमें ज्वाइन किया एंड ऑफ कोर्स हमारा आज पॉइंट था आपको बताने के लिए क्योंकि हम लोग इस एक स्ट्रगल में सब हैं कि क्यों नहीं हमारे एथलीट सामने आ रहे। ये जो प्लेयर्स हैं, टैलेंट है, मगर आपस में ही हमारी एसोसिएशंस और फेडरेशंस में इतनी लड़ाई और इतने मसाइल हैं कि दिल दुखता है। आपने इतने इंटरनेशनल इवेंट्स में भी हिस्सा लिया और आपने अपने बच्चों को ग्रूम भी किया टू गो एंड कम्पीट, बट हमने कभी पोडियम में या एक प्रेजेंस नहीं देखी हमारी एथलीट्स की। सो व्हाट डू यू थिंक इट्स इशू? जैसा कि अभी अतीक साहब फरमा रहे थे बिल्कुल सही है जी। हमारे प्रॉब्लम ये हाई अप में टेक्निकल लोग नहीं है, हमें टेक्निकल लोग चाहिए। दैट्स ट्रू। स्किल्ड वर्कर जो होते हैं हमारे जी। एथलीट की जो जैसे आपका कैमरा उस तरफ से सामने। एथलीट की जो फिलॉसफी समझ सके। अब हमारे साथ यही प्रॉब्लम पिछले 47 साल में 50 सालों से आ रही है। तो हमारे एथलीट बहुत अच्छे हैं, हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, वो हर जगह पार्टिसिपेट कर सके, उनमें पावर भी है, स्ट्रेंथ भी है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है एसोसिएशन फेडरेशन या क्या कहना चाहिए, जैसे ओलंपिक की बॉडी है हमारी, पाकिस्तान ओलंपिक की बॉडी है, तो क्वालिफाई तो कर सकते हैं मैम, हम ट्राई करें। हाँ, और हमारे बच्चे करते हैं, हमारे खिलाड़ी करते हैं, हर एक इवेंट में जाने के काबिल हैं। लेकिन नजम साहब मार्शल आर्ट में तो खुद आपके ताइक्वांडो में इतनी फेडरेशन, इतनी एसोसिएशंस, हर कोई अपने आप को, कोई पाकिस्तान का सदर, कोई 2-2 फेडरेशन, कोई एसोसिएशन के सदर सेक्रेटरी, हर ऐसा लगता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अलग फेडरेशन बनी। मैं आपको दखल बताता चलता हूँ। अभी कर्नल साहब हैं जिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, मैं पैरा का प्रेसिडेंट हूँ, पाकिस्तान ताइक्वांडो विंग ऑफ PTF, और कर्नल साहब फेडरेशन के सदर हैं, और उन्हीं के अंडर में आप सारे गेम्स हो रहे हैं। और जो भी हो रहे हैं वो खैर उनका ताल्लुक फेडरेशन से नहीं है, मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा, उनके पास भी अच्छे खिलाड़ी हैं, वो आएँ सही तरह करें। एक साथ मिलके क्यों नहीं चलते, क्या वजह क्या होगी? आप कहना सब अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना लेते हैं, तो बाज़ सब जब 1.5 इंच की मस्जिद होगी तो कैसे नहीं आएंगे। मगर ताइक्वांडो में भी ऐसा नहीं है। कर्नल साहब ने बड़ा कंट्रोल किया। अभी हमारे एशियन चैम्पियनशिप बना ली, 4 एशियन करा चुके हैं पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में कर्नल साहब, और इंशाल्लाह सितंबर में 5वीं। अभी कुछ अगस्त में भी आप कह रहे थे कोई इवेंट होने वाला है जो आप कह रहे हैं हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो वो भी बताएं क्योंकि अब लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि अगस्त में हमारी नेशनल चैम्पियनशिप होने वाली है ताइक्वांडो की, पैरा की। सही है। और हम चाह रहे थे उसमें सपोर्ट करें क्योंकि उसमें सारे माजूर खिलाड़ी हैं जिनके हाथ नहीं हैं, पैर नहीं हैं, कुछ के 44 में आते हैं और इनके 5 वेट होते हैं। बस सुपर पावर ज़रूर है। यस, ओके। 5 वेट्स होते हैं इनके। और जैसे कि ओलंपिक में पैरा की 27 अगस्त से चैम्पियनशिप स्टार्ट है। वुमेंस कैटेगरी जो है हमारी वो 47 से शुरू हो रही है, K44 की, और मेंस की 58 से शुरू हो रही है। टेक्निकल में आपसे बात कर रहा हूँ, तो अल्लाह ने भी सबको हाउ टू नो दे दिया। चाहे ये सारी मेहरबानी मैं तो अपनी फेडरेशन के साथ करूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा क्योंकि फेडरेशन बड़ा सपोर्ट कर रही है। कर्नल साहब बहुत सपोर्ट करते हैं, रिटायर करने रहे वो, ऑन ड्यूटी नहीं, आई एम सॉरी, मैंने पहले रिटायर का नाम नहीं लिया था, मगर जंजुआ साहब का बड़ा कमाल है कर्नल साहब का। चलिए, वी होप टू सी मोर एथलीट्स इंशाल्लाह। अच्छा, एशियन में देखिए मैम, लास्ट टाइम एशियन में 33 कंट्री पाकिस्तान आई थी इस्लामाबाद, तो ये एक एफर्ट्स है ना। अब स्लोली ताइक्वांडो ऊपर आ रहा है। ताइक्वांडो ओलंपिक स्पोर्ट्स है जी, और अभी MMA भी पिकअप हो रहा है स्पेशली इन पाकिस्तान, और अभी जियो सुपर से आप लोग जरूर ट्यून इन रहे बिकॉज लॉट्स ऑफ इवेंट्स आल्सो हैपनिंग देयर। और अच्छा, बाय द वे, आप लोगों ने वो टर्किश शूटर देखे थे अतीक, आपके नज़र पड़ी उनके न्यूज़ पे, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है शूटिंग में, मगर उन्होंने कोई स्पेशल, उनके पास गैजेट्स नहीं थे,
वो बस एक गन के साथ सामने खड़े थे। यू हैव टू वॉच इट। मैं आप लोगों को थोड़ी देर में उनकी तस्वीर भी दिखाऊंगी। बट एनीवे, पेरिस ओलंपिक्स के 6 रोज़ की अपडेट्स मैं आपको थोड़ी देर पहले भी थे समराइज़ किया था। मैं आपको कि चाइना ने मजीद 2 गोल्ड मेडल्स हासिल कर लिए। सो दे आर गोइंग फॉरवर्ड और 11 बेसिकली उनके टोटल गोल्ड मेडल्स हो गए और पहली पोजीशन पे वो टॉप पर है। और छठे रोज़ अमेरिकन एथलीट्स की परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त रही, जिन्होंने डिफरेंट स्पोर्ट्स में मजीद 4 गोल्ड मेडल्स जीतकर टेबल पर 9 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। चाइना जस्ट वे अहेड। आई मीन बहुत मुश्किल हो जाएगा चाइना को बीट करना। ठीक, आपको क्या लग रहा है? बट यूएसए पीछे पीछे है एंड इस दफा उनके जिम्नास्ट जी ट्रैक एंड फील्ड के मुकाबले हो गए, तो आपको पता है यूएसए तो होगा, लेकिन चाइना काफी आगे है। अच्छा मुकाबला होगा अभी, क्योंकि अभी दिन तो काफी बाकी हैं, पिक्चर अभी बाकी है अभी। हाँ, अभी बहुत शुरू के हर ओलंपिक्स में यही होता है जी। चाइना अमेरिका का मुकाबला होता है, बिल्कुल, और नेक टू नेक होता है। हाँ, हमेशा होता है। सो वी वांट टू, हाँ, मगर वो हमेशा ये होता है कि कोई, अब लेट्स सी कि कोई और आगे मुल्क आगे नहीं पहुंच सकता है, तो हो सकता है कि वो भी आगे चले जाए। बट गुड थिंग इज कि फ्रांस जो होस्ट कर रहे हैं उनके भी 8 गोल्ड मेडल्स हो गए हैं। सो वी होपिंग कि वो दे आर आल्सो कमिंग क्लोजर टू आप लोगों ने जब इतने सालों अतीक आपने भी जर्नलिज्म की एंड शुरू किया, आपको मतलब आई नो मुझे बुरा लगता है बार बार बात करना, बट हॉकी की हम लोग कितनी डिस्कशन करते हैं उसकी, और हमारी हमेशा एक प्रेजेंस होती थी अतीक, इवन दो अगर हम लोग गोल्ड भी नहीं जीत रहे हो, एक पोडियम में, एक ओलंपिक्स में प्रेजेंस होती थी। पर उस टाइम और भी एथलीट्स थे और बहुत सारी मेहनत, तो उस टाइम हमारे दस्ते कैसे होते थे, इतना बजट्स भी नहीं होते थे, तो उस टाइम क्या था हमारी स्पोर्ट्स का सिनारियो इन पाकिस्तान, हॉकी और एक दो हमारे जी फातिमा, वो दौर जो है ना, वो जोश और जज्बे वाला दौर था। और उसमें जो है आप पंखे में और चरपाई पे सो के भी जो है आपका एम एक गोल्ड होता था। वो एक अलग एरा था, उसको आज ये नहीं कर सकते। आज आप ये कोशिश करेंगे कि हम उस तरह उन्होंने गोल्ड लिया, तो आज उस तरह बहुत डिफरेंट हो गया। बहुत जो है ना खेल हो गए हैं, बहुत टेक्निकल इतने ज़्यादा हो गए हैं, उसकी फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई। जैसे अगर आप हॉकी की मिसाल ले लें, तो टर्फ फिर जब से आई तो उसके बाद से फिर बड़े मसले मसाइल शुरू हो गए। तो जितने गेम्स ये टेक्निकल होते चले गए, हम पीछे होते चले गए। हम पहले ओलंपिक्स में हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल भी आता था, तो हम बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि यार गोल्ड मेडल वाली टीम ब्रॉन्ज मेडल ला रही है, ये तवक्कुआत होती थी, और ब्रॉन्ज मेडल पे भी खुश नहीं होते थे। और आज हम जो है वो हॉकी में क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे, ब्रॉन्ज मेडल तो बहुत दूर की बात है। तो बहुत, मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से दुनिया आगे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ी है, उस तरीके से हम उतने आगे नहीं बढ़े, बल्कि बहुत पीछे चले गए हैं। बहुत मसले मसाइल हैं, बैठ के डिस्कस करेंगे तो मेरे ख्याल से घंटों गुजर जाएंगे इन मसले मसाइल को लेके। लेकिन बस फिर वही बात बार बार दोहराऊंगा कि हमें, ठीक है, हम अगर 30-35 खेलों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते, इतना बड़ा बजट नहीं है, लेकिन हम 2, 4, 5 खेलों को फोकस करके आगे बढ़ें, ताकि हो सकता है अगले 4 साल बाद कोई रिज़ल्ट नज़र आए, या 8 साल बाद रिज़ल्ट नज़र आए। कोई ऐसी एकेडमीज़ नहीं है कि 4-5 साल का बच्चा जाके जो है वो अभी से ट्रेनिंग शुरू कर दे। कोई ऐसे कोचेज़ नहीं है, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अभी से बच्चों को ले जाके और उनको टारगेट किया जाए कि यार ये 8-9 बच्चे हमारे ओलंपिक्स के हैं जो आगे जाके ओलंपिक्स में कहना है। तो दुनिया भर में ऐसा ही होता है, 8-9 साल के बच्चों को एकेडमीज़ में लेके आते हैं और उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके इंटरनेशनल मुकाबले होते हैं, उनको फैसिलिटीज़ दी जाती है, फिर जाके वो ओलंपिक्स के लिए उनको तवक्कुआत की जाती हैं। हम तो बस फिर हमारे ऐसा नहीं है, हमारे एकेडमी ज़रूर हैं, लेकिन उस तरीके से काम नहीं होता। फातिमा, बहुत पीछे हैं हम, बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये सियासत हमें छोड़नी पड़ेगी कि वो सदर, वो सेक्रेटरी मेरा होगा, मैं जाऊं, वो ना जाऊं। खत्म कर दिया उन्होंने, तो गेम ही खत्म कर दिया इस पूरे डिस्कशन में। बट जैसे साहब आप, जी आप प्लीज। मैं सॉरी, उस ज़माने में इस्लाह भाई होते थे, कलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह, क्या बात थी, क्या शान थी उन लोगों की। सलीमुल्लाह पहली दफ़ा सुना, सॉरी वो जो, तो इसरा भाई जैसे लोग, हनीफ खान जैसे लोग, हाँ, वो लीड करते थे और बच्चों की तरह अपने जूनियर को सिखाते थे। मंसूर को मैंने देखा, मैं बहुत इनको याद होगा तीक को, बिल्कुल, मैं बहुत जाता था हॉकी में, और कुछ लोग मुझे हॉकी के खिलाड़ी समझते थे, मगर खेले नहीं, क्यों, आई एम इंटरेस्टेड। बहुत टेक्निकल, जजी टेक्निक से उस ज़माने में खेलते थे वो लोग। मैं तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, अल्लाह ने उनको आज भी इज्जत दी हुई, इस्लाह भाई को, इन सबको, सीनियर्स को। और मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए फिर हॉकी आए आगे,
और टाइकोंडो भी आया गया। हाँ बिल्कुल, टाइक्वांडो को आना चाहिए। तो इंटरेस्ट हम बच्चों को देखते हैं, स्कूल में बहुत इंटरेस्ट है, मगर मुझे ये बताया कि जो बच्चे हैं उनको ये नहीं बोला जाता या ट्रेन किया जाता कि दिस इज ऑल्सो अ करियर। स्पोर्ट्स एक करियर भी है, टाइकोंडो एक प्रोफेशन भी है। तो टोटली एजुकेशन है, इसलिए सारे एजुकेशन स्कूल में टाइकोंडो हो रही है जी। और ख़ास करके अभी ज़ाहिर माँ की गोद के बाद पहली जो सीढ़ी होती है वो स्कूल ही होता है। उस स्कूल में हम डिसिप्लिन कर रहे हैं बच्चों को, टाइकोंडो करा के मेंटली फिट कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन माइंड एंड बॉडी की सलाह दे रहे हैं उन्हें। और सबसे बड़ा जो भी टाइकोंडो कर रहा है आजकल बच्चा, वो एजुकेशन में बहुत आगे और डिसिप्लिन हो गया। और जब खिलाड़ी डिसिप्लिन हो जाएंगे ऑटोमेटिक विन करेंगे, अल्लाह ने चाहा, और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। एंड टेकिंग टाइक्वांडो एज अ प्रोफेशन एज वेल। पेरिस ओलंपिक्स में हम लोग और भी बात कर लेते हैं कि मेडल्स जीतने पे, अब ये भी तो देखें ना, ये भी तो डिफरेंस है ना कि पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स जीतने पर IOC के जानिब से तो आपको पता है कोई एज सच इनामी रकम नहीं होती, लेकिन जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो अपने एथलीट्स के लिए बड़े अट्रैक्टिव पैकेजेस का ऐलान करते हैं। और उसमें सबसे टॉप है हांगकॉन्ग, क्योंकि हांगकॉन्ग के एथलीट्स को गोल्ड मेडल जीतने पर पाकिस्तान करेंसी के मुताबिक 21 करोड़ रुपए मिलेंगे। आई एम मूविंग टू हांगकॉन्ग, बट आपकी रिपोर्ट देखें। पेरिस में खिलाड़ियों के दरमियान मेडल्स की जंग जारी है और इस जंग में प्लेयर्स के हौसले बुलंद रखने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने अपने एथलीट्स के लिए इनामात का ऐलान किया है। हांगकॉन्ग के ऐलान के मुताबिक गोल्ड मेडल जीतने पर उसके एथलीट्स को 7,68,000 अमेरिकी डॉलर्स मिलेंगे, जो पाकिस्तानी करेंसी में 21 करोड़ से जायद रकम बनती है। सिल्वर मेडलिस्ट को 3,84,000 डॉलर्स, जबकि ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 1,92,000 डॉलर्स मिलेंगे। सिंगापुर के हुकाम अपने एथलीट्स को गोल्ड मेडल पर 7,45,000 अमेरिकी डॉलर्स यानी 20 करोड़ पाकिस्तानी रुपए इनाम देंगे। इंडोनेशियन एथलीट्स को गोल्ड मेडल पर पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 8 करोड़ 36 लाख, काजिक एथलीट्स को 6 करोड़ 97 लाख और मलेशियन एथलीट्स को 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। स्पेन के एथलीट्स को गोल्ड मेडल जीतने पर 1 लाख अमेरिकी डॉलर से जायद इनाम मिलेगा, जो तकरीबन 2 करोड़ 84 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। फ्रांस के गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तानी करेंसी में 2 करोड़ 42 लाख, जनूबी कोरिया के 1.25 करोड़ और अमेरिकी एथलीट्स को हुकाम से 1 करोड़ 60 लाख पाकिस्तानी रुपए के मुसावी रकम मिलेगी। पाकिस्तान की 2007 में मंजूर होने वाली स्पोर्ट्स पॉलिसी के मुताबिक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट 1 करोड़ रुपए का हकदार होगा। पाकिस्तानी हुकूमत सिल्वर मेडलिस्ट को 50 लाख और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 30 लाख इनाम देती है। This is an incentive and a motivation to win something. Great. और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, आपकी गवर्नमेंट या हुकूमत या आपका मुल्क, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टू मेक स्टार्स एंड देन अप्रिशिएट देम। बट एनीवे, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड व्हेन वी कम बैक हम लोग और भी बातें करेंगे अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन पेरिस ओलंपिक्स 2024। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम लोग पेरिस ओलंपिक्स को डिस्कशन कर रहे थे एंड नजर साहब, आपने बड़े ओलंपिक्स में मतलब पार्टिसिपेट तो नहीं किया, मगर देखने ज़रूर गए एंड एज एन एथलीट, एज समवन हु लव स्पोर्ट्स, क्या देखा आपने ऑल दीज डिफरेंट कंट्रीज और कितने ओलंपिक्स आपने विटनेस किए? I've been London Olympic, and Los Angeles Olympic, all right, और सियोल ओलंपिक मैंने देखा है, वॉच एज ऑब्जर्वर। अच्छा, क्योंकि मैं टाइकोंडो का प्लेयर लास्ट 50 ईयर से हूँ, तो मुझे शौक था। खेल नहीं सका ओलंपिक, कोई बात नहीं, टाइकोंडो इतना फेम नहीं था। अभी जैसा मैंने फरमाया, हमारे कर्नल साहब फेडरेशन ने बहुत हेल्प की है, और मैं तो ये चाहूँगा कि हर एक बच्चा टाइकोंडो का ओलंपिक में जाए, क्वालिफाई करे, जिन्हीं कर्नल साहब मेहनत कर रहे हैं, वसीम साहब, और इंशाल्लाह मेरा वादा है आपसे, हमारे टाइकोंडो लोग इंशाल्लाह कमिंग 1-2.5 में ओलंपिक में जाएंगे। कर्नल साहब की जद्दोजहद रहे। और नंबर 1 देखिए, एक विलेज होता है जो लंदन में था, यहाँ भी है, पेरिस में भी। हाँ, पेरिस में इसे विलेज है। आप वहाँ देखें जाके, आपको इतनी पूरी दुनिया के लोग मिलेंगे, आपको डिफरेंट सकाफत मिलेगी, आपको सीखने का टाइम मिलेगा, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट फेसेस, डिफरेंट लोग, और सब खुश रहते हैं, और सब एजुकेशन की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह मियाँ ओलंपिक 4 साल में ना, हर साल ओलंपिक हो।
इंशाल्लाह। बट थैंक यू सो मच नज़र साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है और जैसे आप बात करें यही सब बातें हमारे एथलीट्स भी कह रहे हैं। शजर अब्बास ने भी GNU से एक एक्सक्लूसिव चैट करते हुए कहा है कि हमें भी अच्छे ग्राउंड्स और इंटरनेशनल ट्रेनर्स मिलने चाहिए ताकि हम भी बड़े इवेंट्स में हिस्सा लें। वो हमारे नुमाइंदे सुहेल इमरान से गुफ्तगू कर रहे थे। लेट्स हैव अ लुक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एलीट एथलीट शजर अब्बास। 100 मीटर और 200 मीटर में चैम्पियन हैं पाकिस्तान के और इसी कोशिश में हैं कि आगे जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसके लिए अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें। हम आज उनसे पूछेंगे कि जो पाकिस्तान के एथलीट्स हैं कहाँ पर लैग करते हैं और किस तरह हम इंटरनेशनल लेवल को मीट कर सकते हैं ताकि हम भी बराह रास्त क्वालिफाई कर सकें 2028 के ओलंपिक्स और 2032 के ओलंपिक्स के लिए। शजर, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। शजर, हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एथलीट्स को प्रॉब्लम है और एक एथलीट ही वो प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे अंदाज से बता सकता है। आपको पता ही है पाकिस्तान में कितनी फैसिलिटीज़ हैं, तो इंटरनेशनल इस सतह पे आपको पता है जहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर हमें भी वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए तो हम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। हर कोई अच्छे बैकग्राउंड से नहीं होता। तो बाकी हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कि अभी डिपार्टमेंट उन्होंने बंद कर दिए हैं, तो हुकूमत से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप डिपार्टमेंट ओपन करें ताकि प्लेयर ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हों और अपनी अच्छी स्पोर्ट्स कर सकें। अगर आप समझते हैं कि अगर यहाँ पर अगर हम एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो एलीट एथलीट्स हैं उनके लिए कायम कर दिया जाए जहाँ पे स्पेसिफिक वही आएँ वही ट्रेनिंग करें और उनके लिए आगे बढ़ने के ज़्यादा इम्कानात बढ़ सकते हैं। जी, मैं इस बात पे एग्री हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर एक एथलीट्स को बाहर भेजने के लिए इतना खर्चा करते हैं, अगर बाहर से कोई अच्छा कोच मंगवा लिया जाए तो वो और भी एथलीट्स को फ़ायदा दे और जो चीज़ों की उसको ज़रूरत हो उसको इधर पाकिस्तान में प्रोवाइड की जाएँ ताकि दूसरे एथलीट भी उस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। हम देखते हैं कि वाइल्ड कार्ड पर भी अगर एथलीट्स गए हैं या जिस तरह शूटर गए हैं उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है, लेकिन उनको फैसिलिटीज़ भी नहीं है जिसका जिक्र आपने किया, लेकिन सारा बोझ उनके ऊपर आता है। जितनी भी तनकीद होती है उनके ऊपर होती है, मजाक का निशाना बनाया जाता है उनको। तो एज ए एथलीट आप बताएंगे कि आप क्या फील करते हो इस चीज़ को? मैं तो सर यही कहूँगा कि देखिए वो वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 24 करोड़ आवाम में से गए हैं, तो वो इन सब से बेहतर हैं तो वो वहाँ पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। तो और जब कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे जाता है तो यही लोग आपको उठा के सर पे रख लेते हैं। तो ये बातें थोड़ी सी परहेज़ करनी चाहिए इन बातों से। तो बाकी अगर पाकिस्तान में प्लेयरों को फैसिलिटीज़ दी जाएँ तो मैं कहूँगा कि ये जो लोग बातें करते हैं वो नहीं करेंगे और इंशाल्लाह जैसे दूसरी कंट्री के मेडल लगते हैं पाकिस्तान के भी मेडल लगें ताकि अवाम भी खुश हो और पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो। आखिर में आप एक मुख्तसरन हमें क्या कहना चाहेंगे कि एक एलीट एथलीट हमारे साथ खड़ा है, वो उससे पूछा जाए कि 2-3 चीज़ें ऐसी बताओ जिससे हम लोग ग्राफ जो है हमारा निस्बतन तो बेहतर हो सके। जी, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए एक तो, और एक जो आपके नेशनल इंटरनेशनल लेवल के एथलीट हैं उनके लिए प्रॉपर कैंप वगैरह लगना चाहिए और पाकिस्तान में जो चीज़ों की कमी है उन चीज़ों को पूरा किया जाए ताकि हम भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें और हमारे साथ एक फिजियो इस तरह की चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। शजर अब्बास से गुफ्तगू कर रहे थे सुहेल इमरान। अतीक में कुछ टाइम पहले शजर अब्बास का इंटरव्यू भी पढ़ा था जिसमें वो कहते कि अगर यहाँ हम लोग फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे तो हम लोग पाकिस्तान में बहुत अच्छा कर रहे हैं विदाउट फैसिलिटीज़, तो आप लोग हमें दूसरे मुल्क बैरून मुल्क क्यों नहीं भेज देते, हम वहाँ से ट्रेनिंग ले लें। क्योंकि जब तक यहाँ आइडिया हो कि भाई यहाँ एक एलीट एथलीट्स के लिए ट्रेनिंग कैंप बने और जो भी मतलब फैसिलिटीज़ बने तो हमें आप बाहर भेज दें ट्रेनिंग के लिए, एटलीस्ट हम लोग कहीं फ्यूचर में कुछ कर तो सकें, वेस्ट होने से तो अच्छा है। फातिमा, ये पाकिस्तान के हर एथलीट की एक ख्वाहिश है कि अगर उनको यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही या यहाँ कोचेज़ नहीं मिल रहे तो उनको बाहर जाके जो है ट्रेनिंग का मौका मिलना चाहिए, ये उनका राइट भी है। लेकिन अब ये पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन या उस खेल की फेडरेशंस को देखना होगा। अगर वो समझते हैं कि उनके पास 3-4 लड़के ऐसे हैं कि जिनको वो बाहर भेज सकते हैं और वो रिज़ल्ट ला सकते हैं तो यकीनी तौर पर फिर PSB, POA इन सब को फोकस करना चाहिए उस एथलीट के ऊपर। यूँ तो हर एथलीट की जैसे ख्वाहिश होती है कि वो बाहर जाए, ट्रेनिंग करे और कुछ ना कुछ कर सकता है, लेकिन आपको भी देखना होगा आप 35 के 35 खेलों के 3-4 खिलाड़ियों को हर महीने बाहर नहीं भेज सकते। बजट है हमारे, एक बहुत छोटा सा बजट है, हम किसी से मुकाबला नहीं कर सकते बजट के मुकाबले में, तो हमें ये सब देखना होगा। तो हर एथलीट की जो है ख्वाहिश तो होती है
लेकिन अब हमारा अपना बजट भी देखना है, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को, ओलंपिक एसोसिएशन को, फेडरेशन को। हाँ, जिसको समझते हैं कि यार इसमें टैलेंट है और ये ला सकता है और इसने मतलब इन्वेस्टमेंट आप वो फिर कर सकते उसमें करें, उसमें मगर जरूर अतीक इतने सारे स्कॉलरशिप्स होती हैं स्पोर्ट्स के बेसिस में, जस्ट लाइक यहाँ अवेयरनेस नहीं देते प्लेयर्स को। कितने हमारे एथलीट्स बिल्कुल नेशनल इवेंट्स खेलते खेलते स्कॉलरशिप्स लेके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्कॉलरशिप्स भी हैं, मगर आई गेस इस पर इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही। पर एनीवे, पेरिस ओलंपिक्स 2024 के इस मेगा इवेंट में आपको पता है दुनिया भर से हर उम्र के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स में सबसे कम उम्र और उम्र रसीदा, सबसे लंबा और छोटा खिलाड़ी कौन है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओलंपिक्स 2024 के इवेंट में 32 मुख्तलिफ खेलों के 229 मुकाबले हो रहे हैं, जिनमें दुनिया भर से 10,000 से जायद एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स की तादाद 10,500 है, जिसमें खवातीन और मर्दों की अक्सरियत को यकसा रखा गया है। 5,250 मर्द और 5,250 ही खवातीन भी इस ओलंपिक्स का हिस्सा हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में हिस्सा लेने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी जिंग हाओ हाओ हैं, जो कि स्केटबोर्ड पार्क इवेंट में चीन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जिंग हाओ हाओ की उम्र 11 साल और 11 माह है। जिंग ने सिर्फ 4 साल कबल ही इस खेल को शुरू किया था। 69 साल ऑस्ट्रेलियाई घुड़सवार एथलीट मैरी हिना पेरिस ओलंपिक्स की सबसे उम्र रसीदा एथलीट हैं। वो अपनी 70वीं सालगिरह से सिर्फ 4 माह दूर हैं। मैरी इस ओलंपिक्स का हिस्सा तो है, मगर वो पेरिस में मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि वो इस ओलंपिक्स में बतौर एपी एथलीट यानी गैर मुसाबकती एथलीट हैं और स्टैंड बाय पर हैं। इसी के साथ साथ पेरिस ओलंपिक्स 2024 में सबसे बुलंद कामत खिलाड़ियों में फ्रांस के विक्टर विम्बाम्वे, जिनकी हाइट 7 फीट और 3 इंच है, इनके साथ साथ रॉडी गोब्रिड और जनूबी सूडान के कदावर खमन मालूद शामिल हैं। ब्राजील के मार्सिलिनो विट्रिस 41, अमेरिका के लिब्रॉन जेम्स 40 और 6 ओलंपिक्स में शिरकत करने वाले पहले खिलाड़ी स्पेन के रॉडी फर्नांडिस 39 साल का शुमार ओलंपिक्स गेम के 3 मुअम्मर तरीन खिलाड़ियों में किया जा रहा है। सबसे पुराने खिलाड़ियों में फ्रांस के नैंडो डी कोलो भी शामिल हैं। इनके अलावा निक बेटम, ऑस्ट्रेलिया के जॉ इंग्लिस और पैटी मिल्स और अमेरिका के स्टीफन करी और इनके लेजेंडरी स्कोरिंग मशीन क्यून ड्यूरेंट शामिल हैं। Absolutely amazing. On that note, we take a short break and see you right after. Stay with us. Well, Olympics and controversy are going hand in hand because Paris Olympics के women boxing event में Italian boxer Angelina Carini ने अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ के खिलाफ पहले राउंड में सिर्फ 46 सेकंड्स के बाद ही लड़ने से इनकार कर दिया, उन्हें बाउट क्विट कर दी। और एंजेला करीनी का कहना है कि ये नाइंसाफ़ी है क्योंकि उनके ख्याल में अल्जीरियन हरीफ खातून बॉक्सर के मयार पर पूरा नहीं उतरी। पेरिस ओलंपिक की छठे दिन वुमेन बॉक्सिंग की 66 किलोग्राम कैटेगरी के राउंड ऑफ 16 में इटली के एंजेला कैरेनी और अल्जीरिया की ईमान खलीफ के दरमियान मुकाबला था। फाइट सिर्फ 46 सेकंड जारी रही, जिसमें अल्जीरियन बॉक्सर ने हरीफ बॉक्सर को 2 जोरदार मुक्के रसीद किए। इसके बाद इटालियन बॉक्सर ने लड़ने से इनकार कर दिया। एंजेला कैरेनी का कहना था कि ये नाइंसाफी है क्योंकि वो समझती हैं कि अल्जीरियन बॉक्सर में खातून से ज्यादा मर्दों वाली खुसूसियात हैं और उनके मुक्कों में बहुत ज्यादा ताकत थी। जो मुक्का उन्होंने नाक पर खाया वो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी नाक टूट गई है। इटालियन बॉक्सर ने अपना हेड गियर उतारा और औजारों कतार रोते हुए रिंग में घुटनों के बल बैठ गई। अल्जीरियन बॉक्सर ईमाने को पिछले बरस वर्ल्ड चैंपियनशिप से निकाल दिया गया था क्योंकि वो जेंडर टेस्ट पास करने में नाकाम रही थी। इस साल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ईमाने को पेरिस ओलंपिक में मुकाबले की इजाजत दी थी क्योंकि IOC के कवानीन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन से मुख्तलिफ हैं। इस वाक़े पर बहुत तनकीद की जा रही है। इटली के वज़ीर आज़म मेलोनी ने भी नोटिस लेते हुए कहा कि कैरेनी और ईमाने के दरमियान मुकाबला बराबर का नहीं था। वो खातून एथलीट जिनमें मर्दाना खुसूसियात ज़्यादा पाई जाती हैं, उन्हें किसी भी तरह ख़वातीन के खेलों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए ताकि ख़वातीन बराबरी के मयार पर एक दूसरे का मुकाबला कर सकें। राइट, सो उधर इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन या कमेटी ने जो बॉक्सर ईमान खलीफ के हक़ में बयान देते हुए कहा है कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन पर तनकीद की और कहा कि उससे ईमान खलीफ के समेत 2 बॉक्सर्स को बग़ैर किसी तरीके का मुअत्तल कर दिया गया था।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का कहना है कि गुज़िश्ता बरस ईमान खलीफ और लेन युनटिंग को अचानक और मनमानी के तहत खवातीन बॉक्सिंग से बाहर किया गया था। आईना की मीटिंग में वाज़ेह है कि 2 बॉक्सर्स को वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर करने का फैसला 2 ओहदेदारान का अपना था। आज भी गुमराहकुन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ओलंपिक्स में शरीक 2 बॉक्सर्स को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। खवातीन बॉक्सिंग में शरीक तमाम बॉक्सर्स शिरकत की अहलियत के मयार पर पूरा उतरती हैं। पेरिस ओलंपिक्स में बॉक्सिंग के वही ज़वाबित नाफिजुल अमल हैं जो 2021 में थे। उन्हीं के तहत ओलंपिक बॉक्सिंग के तमाम क्वालिफाइंग राउंड मुनक्किद किए गए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2019 में IBO को मुअत्तल और 2023 में बरतरफ कर दिया था। सो इस कंट्रोवर्सी के आप देखते हैं ये स्टोरी अभी भी बिल्डअप हो रही है एंड ऑफ कोर्स वी बी फॉलोइंग इट एंड यू नो टोक्यो ओलंपिक्स की हम बात करें तो कुछ लोगों के लिए या कुछ एथलीट्स के लिए टोक्यो ओलंपिक्स वाज नॉट दैट इंप्रेसिव बट दिस टाइम अराउंड बहुत सारे एथलीट्स कर रहे हैं कम बैक और इसमें सबसे ज़्यादा नाम सामने जो आता है वो जिमनास्ट सिमोन बाइल्स का आता है। पेरिस ओलंपिक्स की जिमनास्टिक मुकाबलों में मंगल की शब सिमोन बाइल्स अपने मुकाबले के लिए तैयारी कर रही थी तो उनके लिए सिर्फ ये एक इवेंट नहीं था। 30 गोल्ड मेडल्स हासिल करने वाली दुनिया की कामयाब तरीन जिमनास्ट सिमोन बाइल्स 3 साल कबल शदीद ज़हनी तनाव की वजह से टोक्यो ओलंपिक से दस्तबरदार हो गई थी। ना सबको ये याद भी होगा वो ट्विस्टीज़ का शिकार हो गई थी। ये एक ऐसी ज़हनी कैफियत है जिसमें इंसान के जहन और जिस्म से रवाबात ठहर जाते हैं और इंसान अपने जिस्म का तवाज़न बरकरार रखने में तशवीश का शिकार रहता है। टोक्यो ओलंपिक से दस्तबरदारी पर उन्हें जहाँ तनकीद का सामना भी करना पड़ा वो स्पोर्ट्स में जहनी सेहत के हवाले से अहम आवाज़ बनकर उभरी। उन्हें बहुत सारा काम ली गया इस पे और उन्होंने 2 साल जिमनास्टिक से ब्रेक ले ली और गुज़िश्ता साल कामयाब अंदाज में खेल में वापस आई। जिमनास्टिक्स से दूरी के दौरान सिमोन बाइल्स ने दुनिया को ये ज़रूर बताया या बहुत शेयर किया कि इंसान अपनी जहनी सेहत किसी भी मेडल से ज़्यादा अहम है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो और जिसके बाद खेलों की दुनिया में एथलीट्स की मेंटल स्टेट या जहनी सेहत को पहले ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इस बात को यकीनी बनाना शुरू कर दिया गया कि खिलाड़ी मुकाबलों के वक्त नफसियाती दबाव से महफूज रहें। मंगल को पेरिस में अमेरिका को दोबारा ओलंपिक चैंपियन बनाने के बाद सिमोन बाइल्स ने बताया कि मुकाबलों से कबल भी वो थेरेपी के अमल से गुजरी थी। जब इवेंट मुकम्मल हुआ वो अपनी पोजीशन पे खड़ी हुई तो एक नाकाबिले बयान सुकून महसूस किया और ये ऑफ कोर्स वंस यू मीन अ गोल्ड मेडल नथिंग बीट्स दैट फीलिंग। सो यू नो अतीक ये आई थिंक हर किसी के साथ होता है नॉट इवन एथलीट्स बट कोई राइटर हो एज ए जर्नलिस्ट भी हो तो ये जो ट्विस्टीज़ होता है ये मेंटल ब्लॉक होता है एथलीट्स के लिए या जिमनास्टिक्स में जो शिरकत करते हैं जिमनास्टिक करते हैं उन पे एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है उनके बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता। सो आई थिंक ये तो राइटर्स ब्लॉक भी कहते हैं। आपको स्टोरी लिखने को बोली ब्रेकिंग न्यूज़ आपने देनी और आपको समझ नहीं आ रहा क्या नहीं बोला। सो इसको थेरेपी देना हेल्प करना या इट्स अ गुड थिंग कि स्पोर्ट्स में भी ये है कि भाई यू शुड प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ। बिल्कुल फातिमा, एथलीट का कोई भी खिलाड़ी हो या किसी भी फील्ड का जिस तरह आपने जिक्र किया तो उतार चढ़ाव रहता है। ऐसा नहीं होता कि एक बंदा जा रहा है तो सीधा वो मंजिल तय करता चला जा रहा है। अगर वो इस तरह जाएगा तो यकीनी तौर पर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो डाउन भी होते हैं अप भी होते हैं और जब डाउन होते हैं डाउन होके जो खिलाड़ी या जिस फील्ड का भी आप बात की आपने फ़र्द होता है वो जब खड़ा होता है डाउन होने के बाद वो बड़ी कमाल होता है। अगर उसकी हिम्मत होती है और उसमें फाइटिंग स्पिरिट होती है जो स्पोर्ट्समैन में सबसे ज़्यादा नज़र आती है कि वो हारने के बाद भी गिरने के बाद भी जो है वो अगले रोज़ फिर मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। तो ये बहुत एक अच्छी पॉजिटिव साइन होता है। बहुत से खिलाड़ी जो है वो मायूस हो जाते हैं, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स का मुजायना होना चाहिए। ठीक है, आज आप हार गए, मुकाबला करके हारे, कल आप मुकाबला करके जीतेंगे भी। तो ये जो डाउन होता है ये इसको अगर आप पॉजिटिव लें तो ये डाउन होने से ही आप अप जो है जा सकते हैं। अगर आप ये कहें कि यार मैं आज हार गया बस अब मैं नहीं जीत सकता, दिल बर्दाश्ता दिल छोटा करने से फिर जो है वो खिलाड़ी आगे नहीं जा सकता। और जो बाहिम्मत खिलाड़ी होते हैं, फाइटर होते हैं, उनके लिए इस तरह डाउन होना, हारना ये उनके लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। अगर वो इसको अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करें और अच्छे तरीके से इसको अंदर लें बात को तो समझें तो फिर वो आगे जा सकते हैं। एब्सोल्युटली एंड यू नो ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ जैसे आपने बोला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट थैंक यू सो मच अतीक आपने हमें ज्वाइन किया बिकॉज अभी तो शुरुआत है सिर्फ पेरिस ओलंपिक्स के थिंग्स एंड स्टोरीज एंड कंट्रोवर्सीज एंड ऑफ द फील्ड एंड सो मेनी गोल्ड मेडल्स टू कम। हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे जियो सुपर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू टुमारो।